नमस्कार, यह आकाशवाणी है। सबसे पहले आकाशवाणी चैनल को सुन रहे सभी श्रोताओं को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने डिजिटल ज्ञान संशोधन तक निर्बाध पहुंच के लिए आज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध की तैयारियों और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। दुनिया भर में नववर्ष 2025 का स्वागत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ किया गया। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी भागों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की। और हॉकी इंडिया लीग में आज शाम ओडिशा के राउरकेला में सांची रार बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधन तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना के अलग अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज्ञान सबको सुलभ होगा। विश्वविद्यालयों और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1,80,00,000 विद्यार्थियों को इस पहल के अंग के रूप में दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने बताया है कि योजना 3 चरणों में लागू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 25 नवंबर को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को स्वीकृति दी थी। मंत्रिमंडल के फैसले के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया कि ONOS योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह चुनिंदा उत्कृष्ट ओपन एक्सेस जर्नलों में प्रकाशन के वास्ते लाभार्थी लेखकों के लिए सालाना 125 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहित देने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं और सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की बुनियादी ढांचा पड़ेगी। इन सुधारों का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बलों को परिवर्तित करके प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत, बहुक्षेत्रीय समिति और अभियानों के लिए तैयार रहने में सक्षम बना दिया जाए। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कई क्षेत्रों में पहचान की गई है, जिन पर 2025 के दौरान मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इन क्षेत्रों में रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे में सुधार, खरीद प्रक्रियाओं में वृद्धि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, ड्रोन और साइबर युद्ध नीतियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के एकीकरण के क्षेत्र में प्रगति शामिल है। भारतीय नौसेना इस महीने की 15 तारीख को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड पर देश में निर्मित युद्धपोत नीलगिरी, सूरत और बागशीर को कमीशन करने जा रही है। ये 3 युद्धपोत भारतीय नौसेना की युद्धक तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये युद्धपोत रक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पोत निर्माण के क्षेत्र में देश की अतुलनीय प्रगति को दर्शाएंगे। युद्धपोत नीलगिरी खुफिया सुविधाओं और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है। सूरत युद्धपोत डिजाइन और क्षमताओं में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। वहीं वाक्षीर विश्व की अत्यधिक शांति और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। भारतीय नौसेना के अनुसार इन तीनों नौसैनिक युद्धक मंचों का निर्माण और डिजाइन मुंबई के मंचगांव डॉक शिल्प बोर्ड्स लिमिटेड ने किया है। ये देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक जीवंत प्रमाण है। भारत का अवसंरचना उत्पादन नवंबर में 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अवसंरचना उत्पादन का देश के औद्योगिक उत्पादन में योगदान लगभग 40% है। नवंबर के दौरान 8 प्रमुख क्षेत्रों में 6 में वृद्धि के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। इनमें सीमेंट, कोयले, इस्पात, विद्युत, रिफाइनरी उद्योग
और उर्वरक के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। विश्व में धूमधाम, उत्साह, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खुशी के साथ नववर्ष का स्वागत किया गया। सबसे पहले प्रशांत क्षेत्र में किरीबती में नववर्ष का स्वागत किया गया। नववर्ष का स्वागत समारोह अमेरिका सेमोआ में सबसे आखिर में आयोजित किया गया। सिडनी से लंदन तक नववर्ष को आशा और आकांक्षाओं के साथ मनाया गया। दुबई में विश्व के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर बुर्ज खलीफा पर नववर्ष के स्वागत के लिए भव्य आतिशबाजी और रोशनी की गई। लंदन के कड़कड़ाती ठंड के बीच टेम्स नदी के तट पर शानदार आतिशबाजी आयोजित की गई। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना और बरमूडा में नववर्ष के समारोह शुरू हो गए हैं। भारत पारंपरिक हर्षोल्लास और धार्मिक भावना के साथ नए वर्ष का स्वागत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए साल के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती मुर्मू ने नागरिकों से उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने नववर्ष को देश की गणतंत्र यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि ये वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। नए साल में नागरिकों के शानदार स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि यह साल सभी के जीवन में नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लाएगा। राजधानी दिल्ली में बिरला मंदिर और झंडेवाला सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह में आरती में शामिल होने और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। मुंबई में प्रशासन ने नए वर्ष के उत्सव को हर्षोल्लास से मनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। मरीन ड्राइव, जुहू बीच और गेटवे ऑफ इंडिया सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस अवसर पर अमृतसर में देश विदेश से आए अनेक भक्तों ने श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन किए और अपने तथा राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वहीं केरल के नृत्य, संगीत और रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ पूरे राज्य में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में आज 207वां शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विजय स्तंभ को नमन करने के लिए राज्य और राज्य के बाहर से भी लाखों अनुयायी एकत्रित हुए हैं। महाकुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समारोह के रूप में मनाया जाता है। यह मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा का असाधारण उत्सव है। यह पवित्र उत्सव 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर लोगों से किए गए वायदे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के कई इलाके गर्मी के दौरान पानी के संकट का सामना करते रहे हैं। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा है कि आज की राजनीति में सभी राजनीतिक दल विश्वसनीयता के संकट की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पंजाब में लोगों को सुगम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एंड्रॉयड मोबाइल ऐप जारी किया है। इसका नाम स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब रखा गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए पात्रता की जांच आसानी से कर सकते हैं। श्रीलंका की नौसेना द्वारा 1 वर्ष पहले गिरफ्तार किए गए 20 मछुआरों को आज रिहा कर दिया गया है। ये मछुआरे कोलंबो से एक विमान से चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उनका स्वागत अधिकारियों ने किया। इन मछुआरों की रिहाई केंद्र और राज्य सरकारों के हस्तक्षेप के बाद हुई है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम ओडिशा के राउरकेला में शाशी रार बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका से होगा। हैदराबाद तूफान ने कल ओडिशा के राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स को शूटआउट में 5-4 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। दोनों टीमें निर्धारित समय तक 2-2 गोल के बराबरी पर थी। वर्ष 2024 भारत की खेल यात्रा के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष साबित हुआ है। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए 470 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया था। मनु भाकर ने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा।
स्वप्निल कुशल ने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में किसी खेल में भारत को सबसे ज़्यादा पदक दिलाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।